हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम देखते हैं यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा, है ना। उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, है ना, जिससे कि हम जो है अति लघुत्तरीय के साथ साथ जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मतलब बहुविकल्पीय या फिर जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, है ना, उनको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। और साथ ही हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी इनसे सीखकर सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, है ना। आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और देखते रहेंगे, अच्छे से आप सुनेंगे। 102 बार अगर इस लेक्चर को सुन लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन ही क्या है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है। जो समावेशी शिक्षा है उसका अर्थ क्या है, ये पूछ रहा है। तो ऐसी शिक्षा जिसमें छात्रों को सार्थक शिक्षा, है ना, अनुकूलतम पर्यावरण में, है ना, उपलब्ध कराई जाती है या उपलब्ध कराई जाए, जिससे वो जो स्टूडेंट है वो अपने जीवन को क्या कर सके, सफल बना सके, क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा। तो आपसे पूछ सकता है कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें, है ना, विशिष्ट प्रकार के बालक हों, चाहे सामान्य बालक हों, है ना, चाहे पिछड़े बालक हों, उन सभी को एक ही साथ, एक ही स्थान पर, एक ही समय बिठाकर शिक्षा दी जाती है। वो शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा होती है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, समावेशी शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। इसका मुख्य पर्पज़ क्या होता है, ध्येय क्या होता है। तो जो शारीरिक रूप से, है ना, अक्षमता वाले बालक होते हैं उनका पुनर्वासन करना, ये जो है समावेशी शिक्षा का मुख्य ध्येय होता है। जो शारीरिक रूप से अक्षमता है ना, जैसे कि विकलांग बालक है, उन बालकों का क्या करना, पुनर्वासन करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के बच्चों पर अपनाई जाती है। जो समावेशी शिक्षा है ये किस प्रकार के बच्चों पर अपनाई जाती है। तो देखिए, इस प्रकार की शिक्षा कार्यशील बच्चों, है ना, निम्न जाति के बच्चों जैसे कि पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति हैं, है ना, सभी प्रकार के बच्चों को आदि पर क्या होता है, ये अपनाई जाती है। कौन शिक्षा, समावेशी शिक्षा। इसका मतलब ही है कि सभी प्रकार के वर्ग के बच्चों को एक साथ एक ही समय शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है ना, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हो सकता है, तो आप केवल लगातार बने रहेंगे, थोड़ा फास्ट कराएंगे भी, हम कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। तो देखिएगा, शैक्षिक समावेशन का क्या अर्थ है। शैक्षिक समावेशन, तो शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को शामिल किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं, है ना। शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को, फैक्टों को शामिल कर लेते हैं हम जो विशिष्ट प्रकार के बालकों पर लागू होते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। तो वह बालक जो अपनी किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण, है ना, सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता, वह समावेशन बालक की श्रेणी में आता है। जैसे कि हमने भी बताया था, जैसे कि विकलांग बालक हैं, पिछड़े वर्ग के बालक हैं, ये सभी होते हैं, ठीक है ना, ये समावेशी बालक होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज लेते हैं। पेज क्या, अभी इसी के पेज में है क्वेश्चन। तो देखिएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक से आप क्या समझते हैं, मतलब विशिष्ट आवश्यकता के जो बालक होते हैं उनसे क्या तात्पर्य है। तो ऐसे सभी बालक जिनका शारीरिक, है ना, मानसिक मतलब फिजिकली और जो है मेंटली और संवेगात्मक विकास समान बच्चों की तुलना में अलग होता है, क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। देखो, विशिष्ट बालक के अंतर्गत क्या होते हैं, सामान्य के से जो नीचे बालक हैं वो आते हैं, सामान्य बालक नहीं आते हैं, ठीक है। और सामान्य से अधिक जो जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो भी बच्चे विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। तो सामान्य को छोड़ने के बाद जितने भी प्रकार के बालक बचते हैं वो सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अपवंचित बालक के कितने प्रकार हैं। अपवंचित बालक के कितने प्रकार हैं। तो अपवंचित बालक के कितने प्रकार होते हैं, याद रखना 3। कौन कौन, सामाजिक रूप से वंचित बालक, है ना, समाज से जो है वंचित रहे जो बालक, ऐसे बालक अपवंचित बालक में आते हैं। आर्थिक रूप से, मतलब जो इकोनॉमिकली, है ना, दिक्कत में है, वो बालक भी आते हैं। और शैक्षिक रूप से वंचित बालक, जिनको अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाती है, वो सभी क्या होते हैं, बालक अपवंचित बालक के अंतर्गत आते हैं। तो अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग से, है ना, जो पिछड़े वर्ग के बालक हैं उनसे क्या आशय है। पिछड़े बालक से क्या आशय है। तो मैंने अभी बताया था कि जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं, जो छात्र निश्चित समय, मतलब जैसे कि सामान्य बालक को भी क्या मिलता है, जो समय मिले, और उसी समय में जो ये पिछड़े बालक हैं उनको भी वही समय मिले, है ना, लेकिन वो क्या होता है, वो सामान्य छात्रों से उसी ज्ञान को अर्जित करने में क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। टाइम भी वही मिलता है, पढ़ाया भी उनको वही जाता है,
लेकिन वो जो होते हैं क्या होते हैं, उसको जो है ग्रहण नहीं कर पाते हैं उतने ही समय में, तो उस ज्ञान को, तो जिससे वो क्या होते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। तो सामान्य छात्रों से ये क्या रहते हैं, पीछे रहते हैं। इन्हीं बालकों को क्या कहते हैं, पिछड़े बालक कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 1-2 बार आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, है ना, झंडे गाड़ देंगे एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालक के प्रकार। अभी आपने पढ़ा था पिछड़े बालक के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो अपवंचित बालक के प्रकार पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं पिछड़े बालक के प्रकार। तो पिछड़े जो बालक होते हैं तो 2 प्रकार से पिछड़े होते हैं, है ना। कैसे, व्यक्तित्व और सामूहिक रूप से, है ना, पर्सनली या फिर समूह में रहते हैं, ग्रुप में। तो ये 2 प्रकार से होते हैं, इनके प्रकार हैं ये। अगला क्वेश्चन देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने लिखा भी है कि सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, तो याद रखना, है ना। टर्मन के अनुसार कितनी होती है, 90 से 110। जिनका IQ होता है वो क्या होते हैं, सभी बालक क्या होते हैं, समान बच्चे। और अगर 120 से ऊपर होती है तो सभी क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत आते हैं, मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रेन होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है ना। तो 120 से ऊपर भी होती है, और जो है और वैज्ञानिकों के अनुसार कितनी होती है, 140 से अधिक भी होती है, ठीक है। कभी कभी किसी बालक का तो 190 तक हो जाती है, ठीक है, जो कि प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो आगे देखते हैं, आप केवल वीडियो में लगातार बने रहेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालक की एक विशेषता बताओ। जो पिछड़े प्रकार के बालक हैं, पिछड़े वर्ग के जो बालक हैं, उनकी एक विशेषता, केवल एक बताना है, बाकी विशेषता तो बहुत है। तो एक विशेषता इसमें दे दी गई है, सीखने की गति उनकी धीमी होती है, किससे, सामान्य बालकों की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखो, अपवंचन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपवंचन। तो अपवंचन क्या होता है, ये बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की क्या है, न्यूनता है। अपवंचन क्या है, ये बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, दृष्टिबाधित बालकों को, है ना, कितने श्रेणियों में बांटा जाता है ना। जो दृष्टि से बाधित हैं, जिनको सही से दिखाई नहीं पड़ता, उनको 2 प्रकार से बांटा गया है। कितने भागों में, 2। पहला है आंशिक दृष्टि से बाधित बालक, जिनको थोड़ा दिखाई पड़ता है, और एक होते हैं पूर्ण रूप से अंधे बालक, जिनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है ना। तो दृष्टि बाधित बालकों को 2 श्रेणी में बांटते हैं, 2 भागों में, आंशिक और पूर्ण रूप से पिछड़े जो होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टिबाधित बालक कौन होते हैं। जो अभी हमने पढ़ा प्रकार इनके, तो अब देखो आंशिक दृष्टिबाधित बालक कौन हैं। तो जो वह बालक जो बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं, है ना। जो आंशिक हैं ये तो देख पाएंगे, लेकिन इनके लिए देखने के लिए बड़े अक्षर लिखने चाहिए, और उत्तल दर्पण का प्रयोग अगर करेंगे हम, तो ये जो इस प्रकार के बालक जो होते हैं, जो आंशिक दृष्टिबाधित हैं, ये क्या करेंगे, आसानी से उसको फिर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला देखो, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, ज़बरदस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंशिक दृष्टिबाधित बालक की दृष्टि क्षमता, मतलब देखने की क्षमता कितनी होती है। तो अगर ये पूछेगा तो कितनी होती है, 20 से 70 तक उत्तम आँखें होती हैं। इनकी जो दृष्टि क्षमता होती है 20 से 70 होती है। कहने का मतलब है कि अगर 70 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को सामान्य बालक देख पाता है, तो ये केवल 20 सेंटीमीटर तक ही देख पाते हैं, उससे अधिक दूरी को ये देख नहीं पाते हैं, याद रखना। अगला देखिएगा, गंभीर दृष्टि बालक, जो बहुत ज़्यादा जो है दृष्टिबाधित हैं बालक, उनकी दृष्टि क्षमता, मतलब उनको क्या होती है, 2/20 होती है। 2/20 का मतलब, यदि जो 20 है ये सामान्य बालक है, मतलब सामान्य बालक अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी या मीटर की दूरी को देख पाता है, तो ये केवल 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर की दूरी को ही देख पाते हैं, ठीक है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित बालकों को किस लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन लिपि है, ब्रेल लिपि, है ना, जिसकी खोज किसने किया था, लुईस ब्रेल ने किया था। तो इन्होंने क्या बताया था, 6 बिंदु लिए थे उभरे हुए, है ना, उनसे जो है पढ़ना सिखाया था जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनको। तो याद रखना, ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, उन पर जो है अक्षरों को लिखकर पढ़ाया जाता है ना, तो फीलिंग करा के, अनुभव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, हकलाने के क्या कारण होते हैं, है ना, हकलाने के क्या कारण होते हैं। कोई व्यक्ति जो हकलाता है, बोलने में जैसे दिक्कत होती है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो 2 कारण होते हैं यहाँ पे, है ना। पहला तो वंशानुक्रम का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला जो रोग है वो वंशानुक्रम रोग होता है। तो जैसे अगर किसी के माता पिता में दिक्कत है तो उसके होने वाली संतान में भी, मतलब बच्चों में भी हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वंशानुक्रम भी है। और इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ सकता है, तो उसके कारण भी जो है हकलाने का कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, श्रवण विकलांगता क्या है।
श्रवण का मतलब क्या होता है बताइए, सुनना, और सुनने में क्या, विकलांगता, ये बताना है। तो किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में क्या हो, अक्षम हो, मतलब बिल्कुल भी वो आवाज़ को सुन ही ना पाए, तो उस प्रकार के बालक को हम क्या कहते हैं, उसको कहेंगे हम श्रवण विकलांगित बालक, और इसको हम क्या कहेंगे, श्रवण विकलांगता कह देंगे। ठीक है ना, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया, अगला पेज लेते हैं नेक्स्ट। तो भाई साहब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ना। इनको ये मतलब वीडियो को 2 बार आप देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और हम आपको बताते भी चलें कि यदि आपने अभी तक जो मैथ की मैराथन क्लास नहीं देखी है ना, 3rd सेमेस्टर की, तो आप देख लेना, हमने वीडियो बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इस पर काफ़ी अच्छा रिव्यू भी आया है लोगों का, तो आप भी देख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण श्रवण बाधित, पूर्ण का मतलब पूरी तरह से, श्रवण बाधित मतलब सुनने, जो बिल्कुल भी न सुन पाए, ऐसे बालक में कितने dB तक की श्रवण बाधिता होती है। dB का मतलब होता है, dB क्या है, ये क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, मतलब ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं, dB मतलब डेसिबल में, तो वही दिया है। तो क्या होता है इनकी 90 डेसिबल, ठीक है ना, इनकी जो क्षमता होती है फ्रीक्वेंसी सुनने की वो 90 डेसिबल तक होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। तो समस्यात्मक बालक वहाँ हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य हो जाते हैं कि वे घर में भी, विद्यालय में और समाज में समस्याओं को क्या करने लगते हैं, उत्पन्न करने लगते हैं। बहुत ईजी है कि समस्यात्मक बालक वो बालक हैं जो क्या होते हैं, जिनके जो व्यवहार हैं अजीब से हो जाते हैं, उनका व्यक्तित्व भी अजीब हो जाता है, और उनके वो इतने है ना सीमा तक असामान्य हो जाते हैं कि वे अपने घर में भी, विद्यालय में भी और तथा अपने समाज में भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करने लगते हैं। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, वाक दोष के प्रकार बताइए, है ना। वाक का मतलब क्या होता है, वाक मीन्स बोलना, बोलने के जो दोष हैं उनके प्रकार। तो वाक दोष निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आवाज़ की समस्या होना। नंबर 2, प्रक्रियात्मक तथा उच्चारणात्मक दोष, मतलब उच्चारण करने में दोष हो। नंबर 3 है हकलाना, है ना, ये भी वाक दोष के कारण है। देर से बोलने वाले, देखते हैं आप कुछ लोग को होता है किसी भी वर्ड को बोलने में काफ़ी समय लेते हैं फिर बोल पाते हैं। तो ये हो गए इनके आवाज़ की समस्या, है ना, प्रक्रियात्मक तथा उच्चारणात्मक दोष, हकलाना और देर से बोलना, ये सभी वाक दोष के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, केवल आप कंटिन्यू केवल वीडियो को देखेंगे बस। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे या कैसे की जाती है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। नंबर 1, शैक्षिक परिणामों के आधार पर, है ना, उनके शैक्षिक परिणामों के आधार पर कर सकते हैं। उनका मानसिक परीक्षण करा के भी हो जाता है, और व्यवहार के आधार पर भी होता है ना, और शिक्षण के आधार पर भी होता है। तो याद रखना, शैक्षिक परिणाम के आधार पर, है ना, कि जो है शिक्षा, अगर कोई जैसे पेपर कराया जाए तो उसके शिक्षा में जो है सभी प्रकार के बालक बैठते हैं, है ना, एग्ज़ाम में, तो उससे भी पता कर सकते हैं हम, उनकी मानसिक स्थिति से पता कर सकते हैं, व्यवहार से भी कर सकते हैं, और शिक्षण के आधार पर भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस तरह कर सकते हैं। जो प्रतिभाशाली होते हैं, है ना, गिफ्टेड चाइल्ड, तो क्या होता है, इनकी पहचान करने के लिए उपलब्धि परीक्षण द्वारा, इनको जो है उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू के द्वारा, है ना, सामने से बिठा के इनकी परीक्षा है। उसके बाद प्रवणता परीक्षण विधि द्वारा, और क्या है, बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा, इनका बुद्धि परीक्षण जब कराया जाए तो उसके द्वारा भी हम पहचान कर सकते हैं प्रतिभाशाली बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, उनको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो कितने, 4, याद रखना। कौन कौन, शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक, इनके भिन्नता के आधार पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को बांटा जाता है। ठीक है ना, याद रखना, शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं हम। तो समस्यात्मक बालकों का पहचान निरीक्षण द्वारा उनका कर सकते हैं हम, है ना, निगरानी करके उनके ऊपर, साक्षात्कार द्वारा मतलब इंटरव्यू के द्वारा, है ना, प्रत्यक्ष रूप से बात करके, और उनके अभिभावकों से बातचीत द्वारा हम जो है समस्यात्मक बालकों की पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मान संबंध क्या है, बालक क्या होते हैं। मान संबंध बालक कौन से हैं। तो वह बालक जिनकी मानसिक योग्यता एवरेज से कम होती है, मतलब औसत से कम होती है, सामान्य से कम होती है, वो क्या कहलाते हैं, मान संबंध बालक कहलाते हैं। याद रखना, क्या कहलाता है, मान संबंध बालक। तो नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं
उनकी जो बुद्धि होती है वो 70 से भी क्या होती है, कम होती है। याद रखना, बुद्धि लब्धि क्या है अभी पढ़ाएंगे। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और इंटू 100, ठीक है, उससे निकलता है। और इस अभी फार्मूला मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, आ ही गया, बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य है। तो बुद्धि लब्धि क्या होता है, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में जब हम 100 से गुणा करते हैं तो जो अंक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय और गुणे 100 जब हम कर देते हैं तो उस व्यक्ति की क्या निकल आती है, बुद्धि लब्धि निकल आती है। तो चलिए अगला पेज लेते हैं और देखते हैं फटाफट क्वेश्चनों को। तो देखिए क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे हैं, आप इनसे जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी आप कर पाएंगे अगर इसको देख लेंगे तो, क्योंकि कोई सभी प्रश्नों को याद तो कर नहीं सकता। तो अगर आप थोड़ा सही से समझ लेंगे ना तो आप बना के बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे, बट बिना एक बार पूरा सही से समझे नहीं कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएँ होती हैं। जो सामान्य बच्चे हैं उनमें उनकी जो मानसिक भिन्नताएँ होती हैं कैसे कैसे होती हैं। तो देखिएगा क्या होती है, धीमी गति से सीखने वाले, है ना। अगला है बुद्धि लब्धि का क्या होता है, निम्न स्तर हो जाता है। अगला क्या है, ध्यान केंद्रित, है ना, करने की जो समस्या होती है वो कम हो जाती है। तो क्या हो जाते हैं, ये सामान्य बच्चों में मानसिकता की भिन्नताएं हो जाती हैं। मतलब अगर सामान्य बालक भी कोई है तो अगर वो भी धीमी गति से सीख रहा है, बुद्धि लब्धि का उसका स्तर निम्न है और ध्यान को सही से केंद्रित नहीं कर पा रहा है एक स्थान पर, है ना, एक टॉपिक पर, तो क्या हो जाता है, मानसिक रूप से भिन्नताएँ हो जाती हैं। अगला देखो, समान बच्चों की विशेषताएं क्या है, समान बच्चे की विशेषता बताना है। तो बुद्धि इनकी क्या होती है, सामान्य होती है तथा वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। ठीक है, जो सामान्य बच्चे होते हैं इनकी जो विशेषताएं हैं ये क्या होते हैं, इनकी पहली बात तो बुद्धि सामान्य होती है, मतलब 90 से 110 के बीच होती है, ठीक है। उसके बाद शारीरिक रूप से भी ये क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, और ये मानसिक रूप से क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, मतलब ये फिजिकली भी और मेंटली भी स्वस्थ रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। जो पिछड़े बच्चे हैं उनसे क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है। तो जो बच्चे अपने कार्य में सामान्य साथियों से क्या होते हैं, पीछे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पिछड़े बच्चे कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला सूत्र ही आ ही गया, देखो ये आया भी था, ये सभी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। बच्चे की वास्तविक आयु की गणना के लिए सूत्र लिखना है। तो देखो अगर बुद्धि लब्धि पूछा होता तो यही जो बुद्धि लब्धि है इधर चला आता, तो बुद्धि लब्धि बराबर हो जाता है मानसिक आय बटे ये वाला इधर चला जाता वास्तविक आय और गुणे 100। लेकिन यहाँ तो पूछा है वास्तविक आय, तो वास्तविक आयु बराबर ये इधर चला गया, तो वास्तविक आयु बराबर क्या बन गया, मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि, क्योंकि बुद्धि लब्धि इधर थी तो इधर बटे गुणे में थी, इधर आएगी बटे में, और गुणे 100। तो ये सूत्र याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बुद्धि लब्धि बराबर पूछे तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, जबकि वास्तविक आयु बराबर क्या हो जाता है, मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि गुणे 100, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए, है ना। जो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक होते हैं उनके प्रकार, तो क्या कौन कौन से हैं वो, दृष्टिबाधित, है ना, जो कि देखने में कोई दिक्कत है, वाणी बाधित, बोलने में कोई दिक्कत है, श्रवण बाधित, सुनने में भी दिक्कत, अस्थि बाधित, मतलब उनके हड्डियों में विभिन्न प्रकार के रोगों का पाया जाना, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों को देखने की क्षमता कितनी होती है ना। जो मिडिल होते हैं, बीच के जो होते हैं, एक तो होते हैं दृष्ट, मतलब कि क्या होते हैं पूर्ण रूप से एक आंशिक, और एक होते हैं मध्यम। तो मध्यम में क्या होता है, 20 बटे क्या होती है 70, कहने का मतलब है 70 तक की अगर दूरी कौन देख पाता है, सामान्य बालक। तो ये जो होते हैं दृष्ट बाधित मतलब मध्यम वर्ग से, ये 20 तक की ही दूरी को देख पाते हैं। या फिर इसी को 20 बटे कितना लिख सकते हैं, 2000, ये भी सही है, दोनों सही है इसमें। 20 बटे 70 से लेकर 20 बटे कितना तक होती है, 2000 तक, 200 तक होती है, 2000 नहीं सॉरी, 20 से 200, मतलब 20 बटे 70 से लेकर 20 बटे 200 तक होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन, वाक दोष क्या है, मतलब बोलने में दोष, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जब बालक अपने भावों या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट ही नहीं कर पाता है, मतलब अपने भाव और विचार को सही से प्रकट ना कर पाए किसी के सामने, तो क्या हो जाता है, वाक दोष का यही अर्थ कहलाता है ना। इसका मतलब है कि उस बच्चे में वाक दोष है, मतलब बोलने में दोष है। अगला क्वेश्चन देखो, अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। अस्थिबाधित का मतलब ही क्या है कि जो उनकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनमें कोई दिक्कत है। तो ऐसे क्या क्या होता है लक्षण, मेरुरज्जु जो होता है उसका वक्र हो जाना, है ना, वक्र कर्व की तरह हो जाता है। अगला विकृत नितंब हो जाते हैं उनके, है ना, पाँव फिरा हो जाता है, मतलब टेढ़े मेढ़े, है ना, पतले और मोटे हो जाना।
है ना। दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना। विकृत का मतलब कि यहाँ पे किसी का हाथ बड़ा हो गया तो किसी का छोटा हो गया, है ना, किसी की उंगली में दिक्कत हो गई, तो ये सभी प्रकार के हो जाते हैं, अस्थि बच्चों के में आते हैं सब। अगला देखो, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं वो, गरीब हैं, अनाथ बच्चे हैं, श्रमिक हैं, है ना, जो क्या कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, ये सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं ये असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत बच्चे आते हैं। याद रखना, गरीब हैं, अनाथ हैं और श्रमिक, ये सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया है, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है। लेकिन एक होता है निर्देशन और एक होता है परामर्श। तो देखते हैं हम, निर्देशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी बालक को क्या प्रत्यक्ष रूप से क्या करें, किसी चीज़ के बारे में बताएं कि ये चीज़ तुम्हें करना है, तो क्या हो जाएगा, हमने बच्चे को क्या दिया, निर्देश दिया। और परामर्श का मतलब होता है कि जब हम बच्चा कोई, जैसे कि हमारे पास कोई बच्चा आए और कोई दिक्कत गलती कर रहा है, तो हम उसको सही करने के लिए उसको हम क्या देंगे, परामर्श देंगे, सलाह देंगे, है ना। तो निर्देशन का मतलब होता है कि जो हम उसको निर्देश देंगे उसको पूरा करना होगा। परामर्श का मतलब होता है कि हम उसके बारे में थोड़ा बहुत चेंजिंग ला सकते हैं, है ना, यदि वो हमारी बातों पर ध्यान देता है तब। तो देखिएगा, निर्देशन एवं परामर्श के लिए देखिए, बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, है ना, जो बालकों का जो भविष्य है, फ्यूचर के बारे में उनका जो रास्ता हम बता सकते हैं, बताने के लिए, और बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए हमें जो है निर्देशन एवं परामर्श जो है क्या होता है, बच्चों के लिए आवश्यक होता है। तो अगला देखते हैं, पेज लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छा है, हमने चुने हुए क्वेश्चन लिए हैं, रिपॉन सीरीज के सभी क्वेश्चन हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आएंगे एग्जाम में। परामर्श के क्या उद्देश्य हैं, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, तो व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए क्या करना, सहायता करना, ये होता है इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखो, DGP है ना, DG और क्या है, P है, ये G है, ठीक है। DGP का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय बताना है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। याद करना, साइकोलॉजी कहाँ से शुरू होती है, एस से नहीं होता, कहाँ से, पहला जो उसका शब्द होता है क्या होता है, P होता है, ठीक है ना, वर्ड पहला P होता है। तो DGP का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। अब आशय का मतलब है जिसको हम, जैसे कि एक हम यहाँ से बैठे बैठे, है ना, जैसे कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ज्ञान को प्राप्त करना, DGP हो जाएगा, मतलब डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है। तो पहले जानते हैं पर्यवेक्षण क्या होता है। जो विद्यालय होता है, इनकी जो गतिविधियाँ हैं उनका जो मूल्यांकन करना हो। देखिए, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन में हम बच्चों के, है ना, क्या करते हैं, हम उनके बारे में मूल्यांकन करके हम मात्रा, देखो मूल्यांकन के अंतर्गत मापन भी आता है, और जो मापन से बढ़कर भी आगे तक होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम किसी भी व्यक्ति का अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम उसके भविष्य के बारे में भी बता सकते हैं, है ना, कि ये बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो देखिएगा, विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में ये पर्यवेक्षण का मतलब होता है। विद्यालय की जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनका मूल्यांकन करने में होता है पर्यवेक्षण का मतलब, तथा अध्यापकों की भी कार्यकुशलता बढ़ाने में। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी। तो कौन थे वो, प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग। याद रखना, अन्वेषण की विधि की खोज किसने की, तो प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। मतलब ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 60 के बीच होती है, वो सभी बच्चे क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं, ठीक है ना। उनको किस श्रेणी में रखा जाता है, मूर्ख, है ना, बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं। वाणी बाधित, वाणी का मतलब क्या है, बोलने में जिनको बाधिता आती है। जैसे कि ऐसे बालकों को वाक विकलांग कहा जाता है। वाणी बाधित बच्चों को क्या कहते हैं, वाक विकलांग बालक कहा जाता है। मतलब बोलने में इनके विकलांगता होती है, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। जैसे कि हकलाना है, तुतलापन, है ना, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना इत्यादि, इसे क्या कहते हैं हम, वाणी दोष कहते हैं। वाणी दोष का मतलब है कि बोलने में दोष जब हो जाए किसी भी बच्चे के या व्यक्ति के, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, वाणी बाधित बच्चों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हकलाना है, तुतलाना है, धीरे धीरे और अटक कर बोलना, है ना, काफ़ी टाइम लगा कर बोलना किसी बात को, और नाक के सुर में से बोलना, ये सभी होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्रवण विकलांगता के प्रकार बताओ। जो श्रवण विकलांगता होती है कितने प्रकार की होती है? 4। ऊपर हम पढ़े थे, है ना, देख लेना एक बार आप। अगला क्वेश्चन देखो, एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी है 1905 ईस्वी में, है ना। जबकि बिने और साइमन ने जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र कब दिया था? 1911 ईस्वी में, याद रखना। बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया? तो 1905 ईस्वी में। जबकि बिने और साइमन ने बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है ये वाला, देखिए अगले क्वेश्चन जो दिया है ये कब दिया था? 1911 ईस्वी में। तो बुद्धि लब्धि बराबर आप पढ़ चुके हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। मतलब जब हम मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से क्या कर देते हैं? गुणा, तो जो है किसी भी बच्चे की क्या निकल आती है? बुद्धि लब्धि। क्या निकल आती है? बुद्धि लब्धि। तो अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, परामर्श की 2 विधियों के नाम बताओ। किसी को परामर्श देना है तो हम किस किस प्रकार से दे सकते हैं? तो देखिए, पहला है निर्देशात्मक, उसको हम निर्देशित कर सकते हैं। और अगला है अनिर्देशात्मक परामर्श, है ना। 2 प्रकार से दे सकते हैं, एक निर्देश करके और एक अनिर्देशित करके। अगला देखो, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही तो हमारा जो है चैप्टर, हमारा जो है ये एक पेपर है दूसरा वाला, इसका नाम ही है समावेशी शिक्षा। तो देखिए क्या होता है समावेशी शिक्षा। इससे भी पढ़ा है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को क्या कर सकें? सफल बना सकें, है ना। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं अगला, हम अगला पेज लेते हैं, पेज नंबर 6, और इसको जूम करते हैं आगे। उसी में देखते हैं अभी हम समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, उसी में देख रहे हैं। देखिए, है ना, योग्यता है बच्चों की, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है? सभी प्रकार के बच्चों को, है ना, एक ही समय पर बिठाकर एक ही साथ शिक्षा दी जाती है। तो वो शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताओ। जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनकी मानसिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो देखिएगा, मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बुद्धि लब्धि समान बालकों से क्या होगी? कम होगी, तभी तो ये मंद है। दूसरा क्या है? जन्मजात मानसिक क्रियाएं। तीसरा है, समान बच्चों की अपेक्षा कम होती है। स्मृति विस्तार, उसके बाद ध्यान विस्तार भी क्या होता है? इनका कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देशन का अर्थ बताना है। तो निर्देशन क्या होता है? एक व्यक्ति क्या है? व्यक्तिगत कार्य है, मतलब पर्सनली ये किसी व्यक्ति को निर्देशित कर सकते हैं हम किसी चीज़ के बारे में, जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन में क्या होता है? ये को किसी एक व्यक्ति के लिए पर्सनली होता है, मतलब व्यक्तिगत होता है, ठीक है। किसी एक व्यक्ति के को निर्देशित कर सकते हैं हम, उसके बारे में बता सकते हैं कि कहाँ वो क्या चीज़ गलती कर रहा है। आगे देखिए, निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियाँ बताता है जिनका प्रयोग करके बालक, है ना, या फिर व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। मतलब किसी चीज़ व्यक्ति को हम निर्देशित कर सकते हैं, जैसे कि कोई बालक है कि वहाँ वो यहाँ पे मतलब वर्ड को समझने में या लिखने में जहाँ दिक्कत कर रहा है, उसको हम निर्देशित करेंगे तो वह स्वयं ही कुछ समय बाद क्या होगा? सीख जाएगा उसको सही करना। अगला क्वेश्चन देखो, वंचन क्या है? वंचन, तो वंचन क्या होता है? डिप्राइवेशन। क्या होता है? डिप्राइवेशन क्या होता है? तो वंचन जो होता है वो जीवन की वह ऋणात्मक दशा है ना, जो मानव क्षमताओं के विकास में क्या करती है? बाधक होती है, किसी चीज़ से रहित होती है ना। ये क्या होता है? वंचन। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं? तो समस्यात्मक व्यवहार के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 है आनुवंशिक कारण, जिसमें बुद्धि दुर्बलता आ जाती है ना, विरासत में मिले दुर्व्यसन। मैंने बताया ना, आनुवंशिक का मतलब ही क्या है कि जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए तो उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। अगला है शारीरिक कारण भी हो सकता है। शारीरिक में क्या क्या? बहरापन, है ना, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना, ये सभी के सभी समस्यात्मक व्यवहार के शारीरिक कारण के अंतर्गत आते हैं। अगला है संवेगात्मक कारण, जैसे कि अंगूठा सोचना, है ना, अंगूठा चूसना बच्चे के द्वारा, बिस्तर गीला करना और चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सभी संवेगात्मक कारण हैं। अगला देखो सामाजिक कारण, है ना। सामाजिक में निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते हुए संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें।
है ना। अगर किसी के परिवार में बच्चों के, है ना, बड़े बुजुर्गों की आदतें सही नहीं है तो बच्चा भी क्या होगा, वही सीख लेगा। ठीक है, तो ये सामाजिक कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। ये सभी क्या होते हैं, सामाजिक निर्देशन होते हैं, के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सामाजिक निर्देशन का मतलब है कि सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस पेज का एक लास्ट क्वेश्चन है। इस पेज का क्वेश्चन तो भी बहुत है। छात्रों द्वारा का निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए, है ना। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं, कई विधियाँ हैं, 5 विधियाँ हैं, जिसमें पहली है व्यक्तिगत तालिका सेवा, है ना। बच्चे को व्यक्तिगत रूप से बताया जाए, किसी एक बच्चे को लिया जाए और उसके बारे में पूरा बताया जाए, तो ये व्यक्तिगत है। सूचना देकर, सूचना सेवा से, और उसे परामर्श देकर, परामर्श सेवा, और क्या है स्थापन सेवा, और क्या है अनुवर्तन सेवा। इन सभी के द्वारा जो होता है छात्रों को हम निर्देशित कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं, अगला पेज लेते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 7। 10 पेज लिए हैं और सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी क्वेश्चन ये प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं हम, है ना। मैंने जिसको बताया था गिफ्टेड चिल्ड्रेन जिसको बोलते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है 140 से अधिक होती है ना। 120 से भी अधिक को प्रतिभाशाली कहते हैं और 190 तक ही हो जाती है। तो आइए देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से क्या होगी, अधिक होगी, ये तो क्लियर सी बात है। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम देखें तो जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से क्या होती है, अधिक होती है, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। मतलब ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, वो सभी बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है, जो प्रतिभाशाली हैं, उनकी 180 से 190 तक भी हो सकती है, 180 से 190 तक भी हो सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर आ गया समावेशी शिक्षा। देख रहे हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी पूरा हल कर पाएंगे अगर आप वीडियो को देख लेते तो देखो समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, फिर वही क्वेश्चन है। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में, मैंने बताया, उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना कर सके। तो कहने का मतलब है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत हम, है ना, विशिष्ट बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, और चाहे क्या हो, पिछड़े बालक हो, इन सभी बालकों को एक ही स्थान पर एक ही समय, है ना, शिक्षा प्रदान की जाए। तो वो शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, अब जो क्वेश्चन ये सीरीज है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सब आए क्या है क्वेश्चन है। अपवंचित बालक क्या है, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर देखते हैं एक बार। अपवंचित बालक क्या होते हैं, वे बालक होते हैं जिन्हें वे सुविधाएं नहीं मिल रही होती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, अथवा जो उनको श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हो, जैसे आर्थिक, है ना, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक, तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग आदि के कारण ये क्या होते हैं, अपवंचित बालक होते हैं। तो अपवंचित बालक में वे सभी बालक आते हैं, है ना। मैंने बताया अभी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, है ना, समाज में जिनके प्रति जो है अच्छी भावना नहीं है, हीन भावना है ना, और जैसे कि इकोनॉमिकली जो है दिक्कत में है, वो लिंग के आधार पर, ये सभी जो होते हैं अपवंचित बालक के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो अभी पढ़ चुके हैं। देखिए कहीं 120 भी मिलेगा, कहीं 140 मिलेगा, दोनों ही सही हैं। ठीक है ना, अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग मान है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि लब्धि जिन बालकों की 120 से अधिक होती है, अभी पढ़े थे 140 से अधिक, और यहाँ 120 है, दोनों सही हैं, है ना, वे सभी बालक क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि मैंने बताया था, अभी पढ़े थे, 180 से 190 तक भी हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार, लेकिन आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपका, है ना, सही से देख लेंगे तो याद हो जाएगा बहुत अच्छे से और कर भी पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। मतलब कोई भी बालक जो दृष्टि बाधित है उसको हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं। तो देखिएगा, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित हुए भी समाज में समुचित समायोजन, है ना, स्थापित कर सकें, जैसे कि सामान्य बालक कर सकते हैं। तो दृष्टिबाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि,
ब्रेल लिपि, है ना, महान उपलब्धि है, जिसके बारे में किसने बताया था? लुइस ब्रेल ने बताया था, मैंने बताया था अभी। जिसमें क्या होते हैं, 6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेत होते हैं। इनके माध्यम से लिपि मोटे कागज़ पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों की अनामिका के अग्रभाग से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दृष्टिबाधित बालकों को अगर हमें शिक्षा देनी है तो हम ब्रेल लिपि के आधार पर शिक्षा उन्हें दे सकते हैं। ब्रेल लिपि में होता क्या है, उसमें 6 बिंदु होते हैं उभरे हुए, है ना, जो कि मोटे कागज़ पर फिर अंकित किए जाते हैं। और उनके अनामिका, जो हाथ की जो उंगलियाँ होती हैं, उसमें एक होती है उंगली अनामिका, आपको पता होगा, है ना। तो उसके द्वारा क्या होता है, संकेत करके या स्पर्श करके बताया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, है ना। बहुत ईजी है ये। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, सूत्र से ही याद कर लेना इसको। बुद्धि लब्धि क्या होती है, बालक या व्यक्ति की समान योग्यता के विकास की क्या होती है, को बताती है, की गति को बताती है ना। बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति को बताती है। और कोल और ब्रुस के अनुसार देखें, है ना, ये मनोवैज्ञानिक थे कोल और ब्रुस, इनके अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की, है ना, बालक की दिन प्रतिदिन जो है उसकी योग्यता में कितना विकास हो रहा है। इसमें दिख नहीं रहा है तो ये कर लेंगे आप। और बुद्धि लब्धि को अगर सिंपल पूछे तो आप बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे, सॉरी नहीं सही है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100, ये सूत्र होता है, ये याद रखना बुद्धि लब्धि का, है ना। जिसको किसने दिया था इस फार्मूले को, बिने और साइमन ने कब दिया था, 1911 ईस्वी में। जबकि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो किसने किया था, बिने ने किया था, ठीक है ना, कब, 1905 ईस्वी में। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। 2 पेज और बचे हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखें ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम में और शानदार स्कोर आपका आएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखो, धीमी गति से सीखने के कौन से कारण हैं। जो बच्चे होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं उनके क्या कारण हो जाते हैं। तो देखिए पहला तो है आर्थिक परिस्थिति, मतलब इकोनॉमिकली, है ना, जैसे कि पैसों से वो कमज़ोर हैं, ये हो जाएगा। दूसरा है परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, मतलब किसी भी बच्चे में, परिवार में, मतलब माता पिता का जो बुद्धि लब्धि सही नहीं है ना, कम है, तो उस बच्चे की भी कम होगी, तो ये भी हो सकता है कारण। और क्या है, संवेगात्मक घटक भी है। और क्या है, व्यक्तिगत घटक, मतलब ये चीज़ किसी भी बच्चे को या व्यक्ति को जब व्यक्तिगत रूप से दिक्कत है ना, पर्सनली, तो भी ये उसके कारण हो सकते हैं, अपना व्यक्तिगत हो सकता है कारण। अगला देखो, एक अध्यापक दृष्टिबाधक बच्चे की पहचान कैसे करेगा। कोई अध्यापक है, जैसे कि मान लेते हैं हम हैं, आप हैं, तो दृष्टिबाधित अगर कोई बच्चा आया है तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो देखिए, नंबर 1, अध्यापक दृष्टिबाधित बालकों में नेत्रहीन बालकों को आसानी से पहचान सकता है, ठीक है ना, बहुत आसानी से पहचान सकता है देखकर। और दुर्बल दृष्टि बालकों की पहचान है तो उनकी चिकित्सा जांच कराकर की जा सकती है ना। जो दिखने में तो नहीं लगता लेकिन होते हैं, तो उनकी हम चिकित्सा जांच कराकर भी उनके बारे में हम जांच कर सकते हैं। तो अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही आ गया, है ना, समावेशी शिक्षा। अब यहाँ शिक्षा ना होकर समावेशी बालक हैं। जो समावेशी बालक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, पूछा है। तो शैक्षिक समावेशी से अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है जो अपवंचित वर्ग, मैंने बताया था, जो पिछड़े वर्ग है ना, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग रहेगा, यहाँ पे वर्ग लिखा है, वर्ग रहेगा, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से क्या है, ग्रसित हैं। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से क्या होते हैं, अक्षम, ये दोनों रूप में हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अपवंचन क्या है, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन है। तो अगर देखें साइकोलॉजिस्ट कौन गार्डन के अनुसार वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की क्या है, न्यूनता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक समावेशन से क्या आशय है। तो शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है, मतलब शामिल किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक व प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं। मेंटली जो होते हैं मंद बालक कौन होते हैं। तो देखिएगा, मानसिक शब्द का अर्थ है मंदन। क्या है, मंदन, मतलब औसत से कम, जिनकी मानसिक योग्यता है वो मानसिक रूप से मंद बालक कहलाएंगे। तो मानसिक मंद बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से क्या होगी, कम होगी, ये तो पता ही है, जाहिर सी बात है। अतः उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होती हैं। इन्हें अधिगम क्षमता वाले बालक भी कहते हैं, याद रखना, इन्हें अधिगम क्षमता वाले बालक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दृष्टि दोष से
ग्रस्त बालकों की 2 विशेषता बतानी है। तो कई विशेषताएं हैं, अगले पेज पर देखते हैं हम क्या क्या हैं वो विशेषताएं। तो देखिएगा यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन सही से जो है स्कैन नहीं हो पाया, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। विशेष विद्यालय से आपका क्या आशय है? जो विशेष प्रकार के जो विद्यालय बनाए जाते हैं उनका क्या आशय है, उनका क्या मतलब है ना। तो विशेष विद्यालय वे होते हैं जहाँ विशिष्ट बालकों की शिक्षा का विशेष प्रबंध होता है। मतलब इस विद्यालय में विशिष्ट प्रकार के जो बालक होते हैं, जैसे कि जो सामान्य से अधिक होते हैं या सामान्य से कम, वो विशिष्ट में आते हैं, तो उनका जो है उनकी शिक्षा का एक विशेष प्रबंध होता है। जैसे वाणी बाधित बालकों के लिए विशेष यंत्रों की सुविधा होती है, जैसे उन्हें चित्र दिखाकर धारा प्रवाह द्वारा भाषा बुलवाई जाती है, ठीक है। और दृष्टिबाधित में आंशिक बाधित बालकों को उत्तल दर्पण, चश्मे तथा दृष्टि यंत्रों की सहायता से शिक्षा दी जाती है। विशेष विद्यालय के चित्र, आकृतियाँ, मॉडल, संकेत शब्द, मानचित्र तथा अन्य सहायक सामग्रियों से इनको शिक्षा दी जाती है। तो विशेष विद्यालय में क्या होता है, विशिष्ट प्रकार के बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है विभिन्न प्रकार के अलग अलग उपकरणों के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, देखो भैया ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? क्वेश्चन इसी में से आएगा, रिपीट होकर, क्लियर है। तो मंद बुद्धि बालक की क्या होती है? 80 से 85, जबकि जिस बालक की बुद्धि क्या होती है 50 से कम होती है ना, वो बताओ क्या होते हैं? वो मूर्ख बालक के अंतर्गत आते हैं, है ना। अगला देखो, सृजनात्मकता के प्रमुख क्या बताने हैं? तत्व बताने हैं। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताओ। तो देखिएगा इसके प्रमुख तत्व हैं, पहला है मौलिकता, है ना, ओरिजिनलिटी। फिर क्या है? प्रवाह क्षमता, फ्लुएंसी, है ना, बोलने में जो उनकी दिक्कत है। फिर लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, विस्तार की क्षमता मतलब इलाबोरेशन। अगला है पुनः पारिभाषीकरण मतलब रेडिफिनेशन। अगला है समस्या की अनुभूति, सेंसिटिविटी या प्रॉब्लम। तो ये सभी क्या होते हैं? सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व हैं। अगला देखो, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। अगला देखिएगा क्वेश्चन, परामर्श क्रिया के प्रमुख अंग बताने हैं। तो परामर्श क्रिया के प्रमुख अंग क्या क्या हैं? परामर्श के लक्ष्य हैं, पहला परामर्श प्रार्थी है, दूसरा परामर्शी या परामर्श दाता। ये सभी परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये उनके अंग हैं, पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? निर्देशन के 2 उपकरण बताना है ना। अगर हमें किसी को निर्देशित करना है तो हम किन किन उपकरणों के माध्यम से उसको निर्देशित कर सकते हैं? तो पहला है अवलोकन द्वारा, दूसरा है परीक्षण द्वारा। तो निर्देशन की प्रक्रिया में वार्ताएं, साक्षात्कार, वार्ताएं मतलब बोलचाल करके, साक्षात्कार मतलब सामने से, जैसे कि इंटरव्यू जिसको कहते हैं। इस परीक्षण द्वारा आदि विद्याओं का प्रयोग भी किया जाता है। भारतवर्ष में शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन की वर्तमान स्थिति अत्यंत क्या है? दयनीय है ना, अत्यंत क्या है? दयनीय है। प्रशिक्षित निर्देशकों का अभाव, शिक्षकों पर अधिक कार्य भार, माता पिता की जागरूकता में कमी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कमी रहेगा, तथा प्रमाणीकृत परीक्षणों की कमी इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है ना। बुक का नाम दिया है और लेखक पूछा है, बुक का नाम क्या है? एन इनरिच्ड कैरिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स। पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना कौन है? हॉलिंगवर्थ। कौन है? हॉलिंगवर्थ है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है, पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताना है। देखिए पिछड़े बालकों में क्या होता है, ये सीखने की क्षमता में कमी पाई जाती है क्योंकि ये सामान्य, उसके बाद जो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है कम होती है, ये सभी कारण हैं। तो आप कर लेंगे, लास्ट पेज लेते हैं और आप बने रहिए अंत तक और देखिएगा, है ना। आप इसको 2 बार केवल देख लेते हैं ना, तो आप एग्ज़ाम में पूरा गर्दा उड़ा के आएंगे। हमारा तो गला ही सूख गया बार बार बोलते बोलते, तो है ना। अगर आप मैथ का नहीं देखे हमारा मैराथन क्लास का वीडियो तो आप देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और साइंस के भी हमने डाले हैं कई वीडियो, तो देख लेना आप। तो देखिएगा क्या दिया है ना, उसी में है भी धीमी गति वाले में। तो धीमी गति में ही हो गया, है ना। जो बालक हैं, जीवन में निराशा का अनुभव, मतलब जिस भी व्यक्ति या बच्चे में जिसके जीवन में निराशा है तो अभी क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे, है ना, उनके सीखने में कमी रहेगी। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति अगर पड़ गई है तो दिक्कत होगी। व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति है। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा ग्रहण करने में विफलता, तो ये सभी हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मंद बुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताओ, है ना।
तो उत्तर क्या है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित बिंदुओं पर की जा सकती है। पहला है, शिक्षक को विषय वस्तु धीमी गति से तथा बार बार दोहराते हुए पढ़ाना चाहिए। मतलब क्या है कि मंद बुद्धि जो बालक हैं उनको अगर उनके दोष को दूर करना है तो जो टीचर है, अध्यापक हैं, उनको ये सभी प्रक्रियाएं अपने पढ़ाने समय अपनानी चाहिए। जैसे कि विषय वस्तु को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएं और धीमी गति से पढ़ाएं, और क्या करें, उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करवाएं। और उसके बाद दूसरा है, शिक्षक को बालकों की सहायता, परामर्श तथा निर्देश के लिए तैयार करना चाहिए, है ना। बालकों मतलब शिक्षक को, जैसे कि अगर आप टीचर हैं तो आपको बालकों को क्या करना चाहिए, उनसे वो आपसे परामर्श ले सकें और आप उनको निर्देशित कर सकें, इसके लिए आप उन्हें तैयार कर सकें, है ना। उनको ज़्यादा पीटे नहीं, डांटे नहीं, वो मारे तो बिल्कुल नहीं, है ना। ये सभी हैं। और क्या है, सहानुभूति व्यवहार रखें उनके प्रति, व्यावसायिक परीक्षण दें उनको, विशेष विद्यालयों की स्थापना करें, मतलब व्यवस्था करें। जैसे कोई है ना, किसी को दिक्कत है, दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए अलग व्यवस्था करें, अलग से उसको क्लास दी जाए। तो ये सभी दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करें, है ना। जैसे जिस वर्ग का बच्चा रहे उसको उसी तरह से हैंडल किया जाए, पढ़ाया जाए, है ना। आत्मविश्वास में वृद्धि कराकर, मतलब उसका आत्मसम्मान न गिराएं, मतलब बार बार उसकी इंसल्ट ना करें क्लास में, उसको स्टैंड अप करा के। उसके बाद विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाए। अगला क्वेश्चन देखो, 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताओ। तो पहला है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, याद रखना। दूसरा है पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट, ये 2 हो गए। और तीसरा है 2 ही बताना है, लेकिन और देखो, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, है ना, जिन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था 1911 में। अगला है स्टैनफोर्ड संशोधित बिने परीक्षण, है ना, मतलब स्टैनफोर्ड ने जो संशोधित करके बिने के परीक्षण के बारे में बताया था, जो कि 1916 में बताया था, तो इनके द्वारा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक बताइए, कौन है इसके लेखक। तो याद रखना, विलियम मार्टिन प्रोक्टर, है ना, विलियम मार्टिन प्रोक्टर, ये हैं एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस बुक के लेखक, राइटर। अगला देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम नया क्वेश्चन है, आया था 19 में। रेबिन्स, है ना, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है। तो देखिएगा, रेबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इस परीक्षण में अनेक मैट्रिसेज हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिनाई होती है ना। यह रेखागणित, आकृति और डिजाइन में होती है। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग में क्या है, 12 पद हैं। वर्तमान समय में इनके 3 संस्करण हैं। तो इसको आप याद कर लेना, या नया क्वेश्चन है, बिल्कुल देख लेना एक बार अच्छे से, हो सकता है दोहरा जाए। तो लास्ट क्वेश्चन आज का इस टॉपिक का ही, बिने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण किया। तो देखो, जब बुद्धि परीक्षण है 1905 में किया था, लेकिन जो सूत्र दिया था वो 1911 में दिया था। किसने दिया था, बिने और साइमन ने मिलकर। तो याद रखना, अल्फ्रेड बिने ने दिया था, तो ये याद रखना। अब देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। मतलब बुद्धि लब्धि जो होती है वो मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात होती है, और उसमें जब हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जो जितने भी हमने क्लासें ली हैं विज्ञान के लिए ले रखे हैं हम, है ना, बढ़िया वीडियो है, अच्छे से देखेंगे आप, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे। सूत्र हमने पढ़ाए हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के फर्स्ट और थर्ड के सेमेस्टर के नाम से विज्ञान पढ़ी है, आप देख लेंगे। और उसके बाद जो हमारी मैथ की मैराथन वीडियो पढ़ी है, आप उसको देखें और अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। उम्मीद है कि 25 में 20-22 नंबर कहीं नहीं जाएंगे मैथ में, और इसको तो आप देखेंगे ही। तो आप कमेंट करके बताना कैसा लगा हमारा प्रयास। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना, अपने दोस्तों से, ताकि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ाएं और अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो टेट सीटेट के भी मैथ और साइंस पढ़ाएंगे हम, तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।